नमस्कार। क्लास 5 पर आप सभी के लिए लेकर आया है वीकली करंट अफेयर्स। ये जनवरी सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स है। इसमें हम जनवरी 9 टू जनवरी 16 2023 तक का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हम अपने प्रश्नों की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि कौन सी संस्था रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान करती है। ऑप्शन ए है रेल मंत्रालय, ऑप्शन बी है FSSAI, ऑप्शन सी है FCI और ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है FSSAI। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक स्थापित करते हैं। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को हाल में ही यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन से प्रमाणन से सम्मानित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है कि खबरों में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है हवाई, ऑप्शन डी है जापान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हवाई। संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई राज्य में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी को ग्रह पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। जो किलाउआ ज्वालामुखी है वो हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। इसके पड़ोसी मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। जो ये ज्वालामुखी है इसका पड़ोसी है मौना लोआ, वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले महीने ही 38 साल में पहली बार फूटा था। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च किए गए आमंत्रण पोर्टल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए शिकायत निवारण, ऑप्शन बी निमंत्रण प्रबंधन, ऑप्शन सी चुनावी बॉन्ड जारी करना और डी पूजा के स्थानों के लिए दान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है निमंत्रण प्रबंधन, ऑप्शन बी। सरकार की ई गवर्नेंस पहल के पहले हिस्से के रूप में एक ऑनलाइन आमंत्रण प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया गया है। आमंत्रण पोर्टल का उपयोग जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति अतिथि लोग हैं इनको ई निमंत्रण देने और गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए आम जनता को जो टिकट उपलब्ध कराया जाएगा ऑनलाइन, इसके लिए इस पहल को लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के 79वें 79th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ऑप्शन ए संदीपन चंद्रा, ऑप्शन बी सूर्य शेखर, ऑप्शन सी प्रणेश एम और ऑप्शन डी कौस्तभ चटर्जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्रणेश एम। प्रणेश एम यही हैं। ये मात्र 16 वर्ष के हैं, तमिलनाडु स्टेट के रहने वाले हैं। याद रखेंगे कहाँ के रहने वाले हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और ये जो ये ग्रैंड मास्टर बने हैं 79th, ये बने हैं रिल्टन कप जीतने के बाद। कौन से कप जीतने के बाद, रिल्टन कप जीतने के बाद भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि पूर्वोत्तर सांस्कृतिक उत्सव ऑक्टेव 2023 का आयोजन किया गया। ऑक्टेव 2023 का आयोजन किया गया किस स्टेट में। तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर फेस्टिवल के नाम पे हम लोग जो स्टेट सेलेक्ट करेंगे इसमें उस तरह के कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु ऑक्टेव 2023 की मेजबानी कर रहा है, जो पूर्वोत्तर भारत की अनूठी कला और संस्कृति का उत्सव है। तमिलनाडु के तंजावुर में दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वहाँ के राज्यपाल, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन से हैं, RN रवि। ये भी याद रखेंगे, वहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि। तो RN रवि के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसमें भाग लेने वाले जो राज्य थे वो असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश हैं। इसका आयोजन 3 से 6 जनवरी के बीच में किया गया था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत का पहला समावेशन उत्सव पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किस स्टेट में किया गया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटका और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 6 जनवरी को गोवा में पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी इसका उद्घाटन किया। पर्पल फेस्ट 6 से 8 जनवरी 2023 तक 3 दिवसीय उत्सव था। इसका उद्देश्य यह था कि कैसे हम सभी के लिए स्वागत योग्य और समावेशी दुनिया बनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि 3 दिवसीय उत्तर पूर्व कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया गया है किस स्टेट में? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, बी है नागालैंड, सी मिजोरम और डी है मेघालय। इस प्रश्न का सही जवाब है मेघालय, ऑप्शन डी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मेघालय में 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया। इसमें नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 में कुल 102 स्टॉलों के माध्यम से लाइव प्रदर्शन और नई तकनीकों का प्रदर्शन को शामिल किया गया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, 48th राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? 48वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है दिव्या देशमुख, ऑप्शन बी है हरिका द्रोणावली, ऑप्शन सी है कोनेरू हम्पी और ऑप्शन डी है पृथु गुप्ता। इस प्रश्न का सही जवाब है दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख ने 5 जनवरी 2023 को MPL 48वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में स्पष्ट चैंपियन बनने के लिए अंतिम दौर में भक्ति कुलकर्णी को हरा दिया। उनका ये लगातार दूसरा राष्ट्रीय महिला खिताब है। हम अगर बात करें कि राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में जो पुरस्कार की राशि है वो क्या थी, तो पुरस्कार की राशि 30 लाख रुपीज़ थी। यहाँ दिव्या को 6 लाख रुपये और एक शानदार ट्रॉफी पुरस्कार स्वरूप भेंट किया गया। यही है हमारी दिव्या देशमुख जी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि अमित शाह ने, जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, कहाँ 120 फीट ऊंची पोलो स्टैचू का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है मणिपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है मणिपुर। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 6 जनवरी 2023 को मणिपुर के इम्फाल के पूर्वी जिला जो है मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। ऐसा माना जाता है कि मणिपुर पोलो स्पोर्ट्स का जन्म स्थल है। मणिपुर क्या है? पोलो स्पोर्ट्स का जन्म स्थल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है WTA एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ WTA सिंगल टाइटल? ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी महेश भूपति, ऑप्शन सी अंकित रैना और ऑप्शन डी रोहन बोपन्ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सानिया मिर्जा। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। वो फरवरी 2023 में दुबई में WTA 1000वें इवेंट में रिटायर हो जाएंगी। वो WTA एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी जब उन्होंने 2005 में अपने गृह नगर हैदराबाद में यह इवेंट जीता था। वह 2007 तक शीर्ष 30 में पहुंच चुकी थी और दुनिया के 27वें नंबर की करियर उच्च रैंकिंग पर पहुंच गई थी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि जनवरी 2023 में किस राज्य ने विभिन्न भागों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है, जातिगत जनगणना? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार। बिहार ने 7 जनवरी 2023 को राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट बताया कि प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ ही जातियों को उपजातियों को सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। प्रथम चरण में राज्य के सभी परिवारों की जो संख्या है उसका गणना और अभिलेखन किया जाएगा, जिसका काम
1 से 30 अप्रैल तक इस सर्वेक्षण का कार्य 1 से 30 अप्रैल तक पूरा हो जाने का उम्मीद है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत पेट्रोलियम ने लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है, किस फोर्स के साथ? पहला BSF, दूसरा इंडियन आर्मी, तीसरा इंडियन नेवी, ऑप्शन डी है CRPF। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। बढ़ते हैं हम अगले अपने प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता केसरीनाथ त्रिपाठी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी उड़ीसा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का 9 जनवरी 2023 को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 10 नवंबर 1934 को इलाहाबाद में जन्मे त्रिपाठी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे। श्री त्रिपाठी ने 2014 से 2019 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। उन्होंने 2 बार बिहार के राज्यपाल और मेघालय के साथ ही मिजोरम के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे श्री स्वर्गीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी को। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किसे अपना वैश्विक भागीदार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जियो, ऑप्शन बी विप्रो, ऑप्शन सी JSW ग्रुप और ऑप्शन डी अमेजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है JSW समूह, JSW ग्रुप। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने आगामी ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए, जो भुवनेश्वर राउरकेला में आयोजित होगा, JSW ग्रुप के साथ एक साझेदारी पे हस्ताक्षर किया है। और ये जो हुआ है ये पुरुषों के लिए जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इसका प्रमुख कार्यक्रम जो 15वां संस्करण है 13 जनवरी से 29 जनवरी तक उड़ीसा भारत में खेला जा रहा है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है विश्व हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 9 जनवरी, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 11 जनवरी और ऑप्शन डी 12 जनवरी। इस प्रश्न का जो सही जवाब है ये है 10 जनवरी, 10 जनवरी। वैश्विक मंच पर जो हमारी हिंदी भाषा है इसको बढ़ावा देने के लिए 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2006 से 10 जनवरी को हर साल मनाया जा रहा है। यह दिन पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता था, जिसका उद्घाटन 10 जनवरी 1975 को 10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। हालांकि प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत 10 जनवरी 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? ऑप्शन है सतत विज्ञान, ऑप्शन बी आत्मनिर्भर भारत और विज्ञान, ऑप्शन सी वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान, ऑप्शन डी व्यवहारिक विज्ञान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 के लिए वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान शीर्षक से थीम जारी किया। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है भारतीय फिल्म के किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जीता है? विच सॉन्ग फ्रॉम एन इंडियन फिल्म ऑन ग्लोबल ग्लोब अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग? ऑप्शन ए मरेंगे तो वहीं जाकर, ऑप्शन बी नातू नातू, ऑप्शन सी पसूरी और ऑप्शन डी कला कथा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नाटू नाटू। भारतीय फिल्म जो RRR का ये गीत है नाटू नाटू, इसके लिए इसको प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। इसके निर्देशक SS राजामौली जी हैं। हम बढ़ते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार
2023-24 में भारत की अपेक्षित वृद्धि कितनी है? एज पर द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2023-24? ऑप्शन ए है 5.5%, ऑप्शन बी 6.6%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 7.7%। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 6.6%। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट नामक अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत 7 सबसे बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि जो है चालू वर्ष में अनुमानित की गई है 6.9%। अगले 3 वर्षों में ये धीमी होकर 6.6% हो जाएगी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्रालय किस महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है? ऑप्शन ए नवंबर, ऑप्शन डी दिसंबर, ऑप्शन सी जनवरी और ऑप्शन डी फरवरी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जनवरी। जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय है इसने 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया। 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया। ये जो सप्ताह है ये आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे देश में विभिन्न गतिविधियों का इसमें आयोजन किया जाता है, जैसे नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट शो या फिर बहुत सारे ऐसे सैनिटाइजेशन कैंपेन्स हैं, इसको शुरू किया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है ये है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट एज पर द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी यूएसए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जापान। इंडिया पासपोर्ट्स रैंक जो है इसमें इंडिया का विश्व में 85वां स्थान है। पढ़ते हैं हम लोग अपने, हाँ याद रखेंगे इंडिया का कितना है 85th। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कौन सा राज्य 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबान है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटका। 26वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है वो कर्नाटक के कहाँ पे? धारवाड़ जिले में। कर्नाटक के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया 12 से 16 जनवरी तक। 12 से 16 जनवरी तक। इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था। माफ़ी चाहते हैं, इसका जो उद्घाटन है वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को किया था। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। सही कर लेंगे एक बार इसको कि भारत के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पे 12 जनवरी को किया था। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नया नाम क्या है? जो हमारी नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है इसका नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री अन्न रक्षा योजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री विकास योजना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की है? कौन सी संस्था ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 इशू किया? इस प्रश्न का सही जवाब हम जानेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ऑप्शन डी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि हु इज द ऑथर ऑफ रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ओन इट्स फ्रीडम? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो
ए ऑप्शन अमित शाह, ऑप्शन बी संजीव सन्याल, ऑप्शन सी संत श्री धूलीपुड़ी पंडित, ऑप्शन डी मनोज सोनी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी संजीव सन्याल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है इस बुक का विमोचन किया था। जो इसके लेखक हैं संजीव सन्याल जी, उनके अन्य पुस्तक जो हैं उसके नाम है 7 नदियों की भूमि, दूसरा है भारतीय पुनर्जागरण और मंथन का महासागर। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक, भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम अगर बात कर रहे हैं तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जो जनक के रूप में किसे जाना जाता है, जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऑप्शन ए डॉक्टर अशोक कुमार, ऑप्शन बी डॉक्टर विप्लव चट्टे, ऑप्शन सी डॉक्टर तेहमटन ई उदवाडिया, ऑप्शन डी डॉक्टर अनिर्वाण विश्वास। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर तेहमटन ई उदवाडिया। पद्म अवार्डी हैं ये श्रीमान है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये पद्मश्री अवार्डी हैं, 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये 1972 में लैप्रोस्कोपी शुरू करने वाले भारत के पहले सर्जन थे। 2002 में इन्हें इंडियन मेडिकल जो काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी ओर से चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्हें 2006 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री, चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और 2017 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो हमारे देश का पद्म भूषण, इससे भी सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 1901 से भारत का 5वां सबसे गर्म वर्ष कौन सा है? विच ईयर इज द 5th वार्मेस्ट ईयर ऑफ इंडिया सिंस 91? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 2022। 2022 वर्ष 1901 से अभी तक का 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत और किस देश ने यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी UK, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी कनाडा। इस प्रश्न का सही जवाब है UK। भारत और UK की सरकारों ने 9 जनवरी 2023 को यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की है। यह योजना 18 से 30 वर्ष की आयु के 3000 डिग्री धारक नागरिकों को 2 साल अवधि के लिए एक दूसरे के देश में रहने और काम करने की अनुमति देगी। इस योजना की शुरुआत जो है वो मार्च 2023 से हो जाएगी, जिसकी घोषणा पिछले वर्ष बाली में G20 शिखर सम्मेलन में की गई थी। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि एलन क्लॉड बिली बाइनेज को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, ये हैं एलन क्लॉड बिली बाइनेज। इनको किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है गिनी, ऑप्शन बी गैबॉन, ऑप्शन सी कांगो और ऑप्शन डी है कैमरून। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दूसरा ऑप्शन गैबॉन। गैबॉन के राष्ट्रपति अली बेंगो ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रोज क्रिस्टेसन एलन क्लॉड बिलीनेज ये गैबॉन के प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं। इनकी नियुक्ति वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं अली बोंगो, इन्होंने किया था। अली बोंगो ने वहाँ के पहली महिला प्रधानमंत्री रोज क्रिस्टियन जो 59 वर्ष की थी, उनको उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है, जबकि इनको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति में एक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन ए अमेठी, ऑप्शन बी उन्नाव, ऑप्शन सी महोबा और ऑप्शन डी हमीरपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी उन्नाव। ऑप्शन बी उन्नाव। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन को समर्पित एक संग्रहालय उन्नाव जिले में उत्तर प्रदेश में ये स्थित है, वहाँ बनाया जा रहा है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नायक आज़ाद की 117वीं जयंती पर यूपी के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने यह घोषणा की है।
हम बताते चलें कि चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म है 23 जुलाई 1906 को हुआ था। उनके पिता पंडित श्री सीताराम तिवारी जी हैं और जो बदरका है वो उनके गांव का नाम है बदरका। आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज में, जो तत्कालीन इलाहाबाद जिला था, अभी प्रयागराज है, में एक मुठभेड़ में 3 ब्रिटिश पुलिसकर्मियों को मार डाला और जब उनके पास आखिरी गोली बची उन्होंने खुद को गोली मार ली। बढ़ते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है वो है वीर गार्जियन 2023 भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, तीसरा ऑप्शन है थाईलैंड, चौथा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 1 जापान। ये भारत और जापान के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। इस अभ्यास का आयोजन 12 से 26 जनवरी 2023 तक जापान के हायाकुरी एयरबेस में, कहाँ पे? हायाकुरी एयरबेस में, और फिर वहाँ के इरुमा एयरबेस में, इन 2 एयरबेस में किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों वायुसेनाओं के बीच आपसी समझ और रक्षा के संबंधों को मजबूत करना है। भारतीय दल का जो प्रतिनिधित्व लगभग 150 कर्मियों के एक दल ने किया था। भारत का पहला 1L-78 मिड एयर रिफ्यूलिंग और उसमें 4 जो हमारे सुखोई लड़ाकू विमान भाग लिए थे। क्लास 5 पर आपको धन्यवाद देता है हमारा क्लास देखने के लिए, और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई, हमारे करंट अफेयर्स जो ये वीकली करंट अफेयर्स है ये पसंद आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।